नमस्कार। मैं पुनः एक बार बेहद ही कॉमन, साधारण किंतु चर्चा करने योग्य विषय को लेकर मैं आपके समक्ष इकट्ठा हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के तहत विधानसभा। विधानसभा एक ऐसा शब्द है जो भी बच्चे, जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हैं अथवा जो छात्र विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं अथवा कहें 9वीं 10वीं के भी बच्चे, विधानसभा एक ऐसा शब्द है जिसे हम सभी जानते हैं। आप बोलिएगा कि हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, विधानसभा तो जानते हैं, राज्यों में विधानसभा होती है जिसमें हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं, हम लोगों के मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकार बनती है, कई तरह की बातें। आज हम उन्हीं चीज़ों को बेहद सरल भाषा में आज समझने का कार्य करेंगे। सो अगेन आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन माई टुडेज सेशन फॉर दिस टॉपिक। टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटर। आज हम लोग स्टेट लेजिस्लेटर पे चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। तो अब सवाल है कि भाई विधानसभा होती कहाँ है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्र स्तर पे बड़ा ही साधारण तरीके से आपको बताते हैं, हमारे लोकतंत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए राष्ट्र स्तर पे 2 अंग होते हैं। एक लोकसभा, आज इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, और दूसरा राज्यसभा। ये आपको पहले भी बताया गया है, सदस्यों के बारे में मैंने अपने पिछले सेशन में बताया है, मैक्सिमम कितना है, वर्तमान में कितना है, लेकिन ये दोनों होते हैं। इसमें मैंने कल बताया था कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है और इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आपने बताया था, ये केंद्र स्तर पे है, मतलब राष्ट्र स्तर पे। आज जो हम चर्चा करेंगे वो किस चीज़ पर करेंगे? आज की जो चर्चा होगी वो होगी राज्य स्तर पे। वो किस स्तर पे होगी? राज्य स्तर पे होगी। तो राज्य स्तर पे क्या होता है, अब ये बताने की तो आवश्यकता नहीं है ना कि भारत जो है राज्यों का देश, कई राज्य मिलके जो भारत जो गणराज्य है इसका निर्माण कैसे हुआ है। एक ब्लॉक आपको मैंने बताया होगा, गांव होता है, एक ये बेसिक चीज़ याद रखिएगा, गांव होता है, गांव मिलके पंचायत का निर्माण करते हैं, पंचायत मिलकर प्रखंड का निर्माण करता है, प्रखंड मिलकर जिला का निर्माण करता है, जिला मिलकर राज्य का निर्माण करता है, और कई राज्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं? राष्ट्र का निर्माण करते हैं, मतलब भारत का निर्माण करते हैं। भारत में जो स्थान है उसका जो निरूपण है वो इसी लेवल पे है, गांव या शहर। अब इसको क्रिटिसाइज नहीं करना, अब गांव या शहर कुछ भी आप रख सकते हो, गांव या शहर, शहर से जिला परिषद या नगर पालिका वगैरह बनेगा, लेकिन एक सिंगल फेज में लेके चला जाए तो गांव, गांव से पंचायत, पंचायत से प्रखंड, प्रखंड से जिला, जिला से राज्य और राज्य से राष्ट्र, यही स्ट्रक्चर तो होता है। तो अभी जो मैंने बात की वो किस स्तर पे बात की? राष्ट्र स्तर पे बात की। अब हम किस स्तर पे बात करेंगे? तो अब हम बात करेंगे राज्य स्तर पे। अब हम किस स्तर पे बात करेंगे? तो आप बोलिएगा कि सर अब हम लोग बात करेंगे राज्य स्तर पे, हम लोग चर्चा करेंगे। तो राज्य में क्या होता है कि राज्य के लिए क्या होता है? विधानसभा होता है। एक चीज आपको बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता है कि केंद्र स्तर पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, दोनों वो संघीय ढांचे के निरूपण में है, लेकिन राज्यों के लिए विधानसभा कंपलसरी है। हाँ, कुछ राज्यों में, मतलब 6 स्टेट्स में, कितने स्टेट्स में? 6 स्टेट्स में क्या होता है? विधान परिषद भी होता है, जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी कि 6 स्टेट में विधान परिषद भी होता है, लेकिन यह मात्र 6 राज्यों में है। ये कितने राज्यों में है? मात्र 6 राज्यों में है। और मैंने उन 6 राज्यों के नाम आपको बताए थे कि भैया आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, 1 2 3 4 5 कर्नाटका है और 6 में महाराष्ट्र है। ये मैंने कल आप लोगों को बताया।
आज हम चर्चा इस सेगमेंट पे नहीं करेंगे, इस पे अगली कक्षा में चर्चा होगी। आज हम लोग चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। किस चीज़ पर इकट्ठे हुए हैं? आज हम चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ विधान सभा पर। आज हम लोग किस चीज़ पे चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ विधानसभा पर। आज हम लोग विधानसभा की चर्चा करेंगे कि भाई विधानसभा के बारे में बताया जाए, विधानसभा को समझा जाए। तो सबसे पहला चीज़ जो ऑब्जेक्टिव में आता है, विधानसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे निम्न सदन, राज्य के लिए निम्न सदन या और प्रथम सदन, याद रखिएगा, इसे निम्न सदन या प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। यह सवाल आपके परीक्षाओं में आ सकता है कि विधानसभा को और किस नाम से जानते हैं? तो निम्न सदन होगा तो भी सही जवाब, और प्रथम सदन होगा तो भी सही जवाब। और संविधान के द्वारा इसमें, संविधान में इसकी चर्चा की गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानसभा होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानसभा होगा। यह संवैधानिक चर्चा के तहत आता है और विधानसभा की परिकल्पना की गई। अब सवाल आता है कि सर आपने पहला तो चीज़ क्लियर कर दिया कि जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, राज्यों में दोनों जरूरी नहीं है, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। कुछ राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 6 राज्य के कन्फ्यूजन को हटा दीजिए, अब सभी राज्यों का लेकर चलिए। इसका मतलब क्या है? राज्य की तमाम जो गतिविधियां हैं वो किसके द्वारा संचालित होंगी? किसी भी प्रकार का निर्णय, नियम, जो भी चीज़ तैयार होगा वो उसके लिए कौन अधिकृत होगा? सही जवाब कि विधानसभा होगा। अब इस चीज में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि इसका मतलब एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि विधानसभा महत्वपूर्ण सदन है। राज्य के लिए विधानसभा जो है वो महत्वपूर्ण सदन है। अब परीक्षा में कहीं कहीं यह सवाल आ सकता है कि सर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलए कहाँ है? विधानसभा से अगर पूछा जाए तो यह सवाल तो आ सकता है ना कि भाई विधानसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? विधानसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? तो आपको जवाब क्या देना होगा कि वह राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। वह राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इस चीज़ को याद रखना है। और सबसे कम मतलब न्यूनतम सीट कहाँ है भाई? तो न्यूनतम सीट है सिक्किम में। न्यूनतम सीट कहाँ है? सिक्किम में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और यह ऑब्जेक्टिव में विधानसभा के अगर सेगमेंट से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है तो ये निसंदेह हो सकता है कि अधिकतम सदस्यों वाला विधानसभा कौन है और न्यूनतम सदस्यों वाला विधानसभा कौन है। ये सवाल तो उत्तर प्रदेश और सिक्किम, ये दोनों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। अब संख्या की बात आ जाएगी तो सिक्किम में 32 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में 403 हो जाएगा, तो ये चलता रहेगा। ये संख्याओं का खेल अलग है। तो अगर कंफ्यूजन भी हो तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 403 और सिक्किम में 32, न्यूनतम 32 सिक्किम में और अधिकतम 403 उत्तर प्रदेश में। अब सवाल एक चीज़ जो इसकी मैं चर्चा कर रहा था, कल भी मैंने आपसे चर्चा की थी, आज भी मैं एक चर्चा करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद, अब विधानसभा अगर है तो इसकी चर्चा तो संविधान में कहीं ना कहीं हुई होगी ना भाई। तो याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 170 में इस बात की चर्चा की गई है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलए इन एनी, कहीं किसी भी विधानसभा में कितना हो सकता है? 500 हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 170 में इस चीज़ का वर्णन है कि किसी भी राज्य में, मतलब उत्तर प्रदेश को मान लो कि भाई कोई भी राज्य भारत का है तो वहाँ पर अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो जवाब आएगा कि 500। इस चीज़ को याद रखने की आवश्यकता है। और दूसरा चीज़ जो संविधान के अनुच्छेद 170(2) में है, संविधान के अनुच्छेद 170(2) में है, उसमें इस बात की चर्चा है कि अप्रॉक्स 75,000 की आबादी पर एक सीट होना चाहिए।
ये बड़ा ही टेक्निकल चीज़ है। ये आपके पीसीएस पीएससी परीक्षा में भी आ सकता है कि 170 इस बात की चर्चा करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलए फॉर एनी लेजिस्लेटर, स्टेट लेजिस्लेटर कितना होगा, 500 होगा। और 170(2) में चर्चा है, मतलब जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो किसके प्रतिनिधि होते हैं? विधानसभा तो प्रत्यक्ष निर्वाचन है, मतलब जनता सीधे भागीदार बनती है अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने में। मतलब जनता निर्णय करती है कि भाई हमारे क्षेत्र का विधायक, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसको क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसके लिए भाई अब क्या है कि 2-4 लाख पे, 10 लाख पे क्या एक एमएलए चुना जाएगा, या 5000 पे क्या एक एमएलए चुना जाएगा? तो नहीं। 170 अगर यह बताता है कि कुल संख्या 500 मैक्सिमम है, तो 170(2) अनुच्छेद 170(2) में इस बात का वर्णन है कि लगभग 75,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। किसी भी जनप्रतिनिधि को लगभग 75,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, मतलब एक सीट। घुमा के तो वही बात है। अब बोलोगे कि सर बहुत अच्छा चीज़ आपने ये भी बता दिया कि भाई अनुच्छेद 170 का रिलेशन क्या है और अनुच्छेद 170(2) का रिलेशन क्या है। अब सवाल आता है, अब विधानसभा राज्य का है, अनुच्छेद 170 में उसकी संख्या की व्याख्या की गई, मैक्सिमम मिनिमम चर्चा हुआ, कितनी क्या अनुपात होगा, किस अनुपात में विधानसभा के सदस्यों का चयन निर्वाचन होगा या वो चुनाव होगा, परिसीमन होगा, तो वो क्या है 170(2) में है। और संविधान में इस बात की चर्चा है कि अगर सरकार चाहे तो जो प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है, याद रखना, जैसे 2011 में हुई है जनगणना, तो जनगणना के बाद आप चाहें तो परिसीमन करवा सकते हैं। अब जैसे कहीं आबादी काफ़ी बढ़ गई हो या कहीं की आबादी काफ़ी घट गई हो, अगर उस तरह की परिस्थिति आ सकती है तो आप क्षेत्रों में बदलाव कर सकते हैं, उसके अनुपात को समायोजित कर सकते हैं। और इसी परिसीमन का खेल है जो करने से मना कर दिया गया था वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद अभी वहाँ पर भी परिसीमन का कार्य चल रहा है। और ये भी एक विवाद का विषय था कि भाई अभी तो 25-26 तक के लिए रोका गया था, तो क्यों चल रहा है? अरे भाई जब होना था तो आपने रोक दिया, तो अब सरकार करवा रही है। वहाँ पर जो आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा में सरकार जो बनती थी वो निष्पक्ष क्यों नहीं होती थी? जनसंख्या ज़्यादा है जम्मू का और सीटें ज़्यादा थी कश्मीर के पास, जिसके कारण कि जिसका बहुमत कश्मीर में सरकार उसकी, और वहाँ अब सरकार, केंद्र सरकार लग गई है कि एक समुचित आंकड़ों के साथ एक उचित परिसीमन करके सबके लिए, जो एक सीट पर 75,000 का आंकड़ा है, तो एक कॉमन आधार पर क्षेत्र का परिसीमन हो, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं 1 करोड़ की आबादी के लिए 15 सीटें हैं और कहीं 50 लाख की आबादी पर 30 सीटें रख दी गई हैं। ये खेल तो हो सकता है ना, जैसे 75,000 है तो कहीं तुम 75,000 पर 1 सीट रख दे रहे हो और कहीं वो 1.5 लाख पे 1 सीट कर रहे हो, तो इधर तो 10 लाख में 6-7 सीटें आएंगे, उधर 10 लाख में 15 सीटें आ जाएंगी। तो इन चीज़ों को परिसीमन के माध्यम से सरकार समय समय पर सुधारती है। अब सवाल आता है योग्यता का कि सर इस विधानसभा में सदस्य बनने के लिए सरकार के द्वारा कुछ योग्यता भी है कि कोई भी बन जाएगा? नहीं, कुछ योग्यताएं भी हैं। जैसे पहला क्या है? भारत का नागरिक। भारत का नागरिक, ये सवाल बड़ा ही पॉलिटी में बड़ा कॉमन है, विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, सब चीज़ों के लिए, कि जो हर असेंबली है या जो हर फ्लोर है उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया गया है। तो पहला चीज़ क्या है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, एज मोर देन 25, आयु जो है 25 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए। आयु जो है क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए। तीसरा, लाभ पद विहीन, मतलब लाभ पद विहीन मैं क्यों लिख रहा हूं? अर्थात अगर इसको वाक्य में संयोजित किया जाए तो यह कहा जाएगा कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन वह किसी लाभ के पद को धारण नहीं करता हो। मतलब कोई भी वैसा पद पर उसे नहीं होना चाहिए जहां लाभ की प्राप्ति होती है। चौथा पॉइंट क्या है? कि वह दिवालिया नहीं हो। चौथा पॉइंट क्या है? कि वह दिवालिया नहीं हो।
और पांचवा होल एंड सोल कि वह संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सभी योग्यताओं की पूर्ति करता हो। तो इसको हटा दिया जाए। बेसिकली एक चीज याद रखना है कि मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए मेंटल तौर पे, कोई लाभ के पद पे नहीं हो, आयु 25 वर्ष या उससे ऊपर हो और भारत का नागरिक हो। अगर इफ यू आर नॉट हैविंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइट कंटेस्ट इन फॉर द एमएलए सीट। आप विधायक के चुनाव में अगर भारतीय नागरिक नहीं हैं तो आप उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। यह विधानसभा के सदस्य के लिए एक प्रकार से कहा जाए तो योग्यता निर्धारित की गई है कि इन योग्यताओं का जो पालन करेगा वही चुनावी प्रक्रिया में शामिल होगा। और विधानसभा में जो सदस्यों का चयन होता है, मैंने पहले भी कहा किस पद्धति पर, प्रत्यक्ष मतदान पद्धति पर, प्रत्यक्ष चुनाव है, प्रत्यक्ष प्रणाली पर वो होता है। अब आता है लास्ट में एक चर्चा कि सर इसके अधिकार और कार्य क्या हैं, विधानसभा क्यों है। तो अब सभी राज्यों में तो विधान परिषद होती नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि राज्य से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार, राज्य से संबंधित कोई भी कानून बनाने का प्रथम अधिकार किसका होता है, विधानसभा का होता है। विधानसभा ही उत्तरदायी होती है अपने राज्य के प्रति राज्य से संबद्ध कानून को बनाने के लिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विधानसभा, अब जो सूची 3 मैंने बताया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वैसे पॉइंट्स को रखा गया है, वैसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिस पर सोचने का दायित्व किसका है, केंद्र का है। राज्य सूची पर किसका है, राज्य का है। और समवर्ती सूची का मतलब हम क्या बताए थे, वह टॉपिक्स, वह पॉइंट जिस पर केंद्र और राज्य मिलकर सोचते हैं। याद रखिएगा, शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची में आती है। शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी है। इस चीज़ को आपको याद रखने का जरूरत है। और इसलिए कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शिक्षा भारतीय संविधान के अनुसार किस सूची में आता है। अगर केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची लिखा हुआ है और इनमें से कोई नहीं तो वह समवर्ती सूची में है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों सूची में वह पाया जाता है। ठीक ना। तो ये अपने समवर्ती सूची और राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा भाई, तो बोलोगे विधानसभा बनाएगा। बनेगा कैसे, तो कानून जो भी प्रस्ताव है उसको विधानसभा में लाया जाएगा। विधानसभा में लाने के बाद क्या होगा, उस पर बहस होगी और अगर बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करेगा तो वह प्रस्ताव विधानसभा में पास हो जाएगा। कोई भी सामान्य बात जो है, जो कानून बनने के लिए। अब उसके बाद जिन 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिन 6 राज्यों में विधान परिषद है, उन 6 राज्यों में उसको मान लीजिए विधान परिषद को भेज दिया गया राज्यसभा वाला खेल खेल के तरीके से। वहाँ क्या है, 4 महीने के अंदर आपको उसको पास कर देना है। क्यों? चूंकि दिस वन इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेट मॉड्यूल एंड सेंटर मॉड्यूल। क्या है, वहाँ पर कई बहस में संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाता है उस पर चर्चा के लिए, लेकिन राज्य में ऐसा नहीं है। विधानसभा में अलग चर्चा होगी और अगर जहाँ विधान परिषद है वहाँ अलग होगी। तो ऐसी परिस्थिति में विधानसभा से पारित प्रस्ताव को अगर विधान परिषद में भेजा जाता है तो 4 महीने के अंदर उस प्रस्ताव को उनको वापस कर देना है। वित्त अगर विधेयक है तो वित्त विधेयक पे पूरा अधिकार जो होता है वो किसका होता है, विधानसभा का होता है। वित्त विधेयक पे पूरा अधिकार किसका होता है, विधानसभा का होता है। पारित हो जाएगा, पारित होने के बाद राज्यपाल के पास चला जाएगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर से वह स्वीकृत समझ लिया जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है। अब क्या है कि संविधान संशोधन का अधिकार, संविधान संशोधन के लिए भी विधानसभा के अधिकार व्यापक हैं कि जितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, अगर विधानसभा में 100 सीट है तो 2/3 मतलब अगर 67 लोग उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो वह प्रस्ताव संविधान संशोधन हेतु केंद्र के लिए प्रस्तावित कर दिया जाता है और फिर केंद्र सरकार इस पर फैसला लेती है। अब एक अधिकार की चर्चा मैं करना चाहूँगा। विधानसभा का अधिकार इतना व्यापक है कि विधानसभा ने अपने इसी अधिकार का लाभ उठाकर वर्षों पूर्व वहाँ की तत्कालीन पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने विधान परिषद को भंग कर दिया था। मतलब एक चीज़ समझ लो,
जिस 6 राज्य में है, अभी आंध्र प्रदेश में ऐसा 2020 में हुआ है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, साइन नहीं हुआ है, वो 6 से 5 राज्य हो जाएंगे विधान परिषद वाले, कि विधानसभा 2/3 से ज़्यादा बहुमत से इस बात को प्रस्तावित कर दिया कि भाई हमारे राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है। इसी चीज़ का लाभ उठाकर पश्चिम बंगाल में वर्षों पहले, दशकों पहले क्या हुआ था, वहाँ से विधान परिषद को ख़त्म कर दिया गया था। अब ममता दीदी के लिए उसी विधान परिषद की आवश्यकता आ रही है, नहीं तो उपचुनाव की परिस्थिति होगी। फिर निर्वाचन संबंधी अधिकार, निर्वाचन संबंधी अधिकार के विषय में कहना है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, और यही जो सदस्य हैं वह राज्यसभा और विधानसभा के भी सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भाग लेते हैं ना जी, वो चाहे विधानसभा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में हो या विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में। और इसके साथ साथ राज्य से संबंधित कई प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किए जाते हैं, उन प्रतिवेदनों पर चर्चा कहाँ होती है, विधानसभा में होती है। मतलब क्या हुआ, आज की चर्चा में एक बात जो पूर्ण रूपेण स्पष्ट हम लोगों को समझ में आई कि राज्य के लिए विधानसभा का अधिकार क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। और एक चीज़, वो आज मैं कंपैरिजन तो कर नहीं रहा था इसलिए मैंने उस पर चर्चा नहीं की, जिन राज्यों में विधान परिषद है तो वहाँ केंद्र की ही भांति मुख्यमंत्री या तो विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं या विधान परिषद के भी हो सकते हैं। उदाहरण, बिहार में अभी कहाँ से हैं मुख्यमंत्री चयनित, जवाब दीजिएगा आप, विधान परिषद के सदस्य हैं। नीतीश जी जो हैं विधान परिषद के हैं। और एक छोटा सा असाइनमेंट वर्क आपके लिए कि वर्तमान में किन किन राज्यों के मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं। आपसे अनुरोध है कि जो मेरा वीडियो अपलोड होगा उसके कमेंट बॉक्स में जाकर उन मुख्यमंत्रियों और उनके संबंधित राज्य का नाम लिखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऋषि द क्रिएटर। थैंक्स, हैव अ गुड डे।